एक स्कूल बस सड़क पर दौड़ रही थी। उसमें बैठे बच्चे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और कोई कोई खेल भी रहे थे। राहुल ने प्रतिष्ठा से कहा, आज शाम को हम एक डांस शो देखने जाएंगे, तुम भी चलो हमारे साथ। प्रतिष्ठा बोली, मम्मी को पूछूंगी, उन्हें तो रुचि है नहीं डांस में। मुझसे भी कहती हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डांस वांस में समय बर्बाद मत करो। स्कूल से घर वापस जाते हुए प्रतिष्ठा ने राहुल से कहा, मैंने बहुत पहले नृत्य और मयूरी का शो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। घर आकर मैं भी नाचती रही तो मम्मी ने बहुत डांटा था। पता नहीं आज के शो के लिए भेजेंगी या नहीं भेजेंगी। प्रतिष्ठा नृत्य और मयूरी का शो याद करती रही। उसे पता था वह शो बहुत साधारण सा था, न अच्छा स्टेज था, न अच्छे से मेकअप ही था। कितने अच्छे अच्छे शो होते हैं, पर मम्मी कहाँ भेजने वाली हैं। शाम को प्रतिष्ठा को राहुल के परिवार के साथ शो देखने की अनुमति मिल गई। राहुल के पापा गाड़ी चला रहे थे। राहुल की मम्मी, प्रतिष्ठा और राहुल पीछे बैठे थे। वे सब खूब उत्साह में थे। बाहर के दृश्यों का भी खूब आनंद लेते हुए वे सब डांस शो देखने गए। लाल रंग का स्टेज खूब सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर में ही शो शुरू हो गया। लोग खूब चाव से देख रहे थे। खूब दक्ष थी नृत्यांगना। बहुत तालियां बजीं। प्रतिष्ठा, राहुल और उसके मम्मी पापा शो देखकर वापस घर आए। रास्ते भर वे शो के बारे में ही बातें करते रहे। सभी को शो बहुत पसंद आया था। दूसरे दिन स्कूल जाते हुए बस में बैठे राहुल ने कहा, प्रतिष्ठा, तुम अपनी मम्मी से पूछ लेना कि अगली बार जब हम डांस शो देखने जाएंगे तो तुम साथ चलोगी क्या? प्रतिष्ठा ने कहा, पूछ लूंगी। वैसे कल का शो मयूरी और नृत्य के शो से बहुत सुंदर था। महंगा स्टेज, महंगा मेकअप, ड्रेस, लाइटिंग सभी बढ़िया थे। मैं तो सोते सोते भी वही शो याद करती रही थी। जब वे लोग स्कूल से घर लौट रहे थे तो राहुल ने पूछा, प्रतिष्ठा, तुम शाम को पार्क आओगी क्या? प्रतिष्ठा ने कहा, मम्मी आने देंगी तो आऊंगी, वे तो कहती हैं घर पर ही खेलो। शाम हुई तो प्रतिष्ठा को पार्क जाने की अनुमति मिल गई। वह पार्क में गई। राहुल भी वहां आ गया था। राहुल ने कहा, प्रतिष्ठा, तुम्हें डांस पसंद है तो तुम डांस क्यों नहीं करती? प्रतिष्ठा बोली, मुझे डांस आता ही नहीं है। राहुल ने कहा, अरे डांस दूध पीते पीते नहीं आ जाता किसी को भी, डांस करने से ही डांस आता है। सब लोग डांस ऐसे ही तो सीखते हैं, नाचते नाचते। चलो मेरे साथ नाचो। राहुल ने फोन पर म्यूजिक चला दिया और वे दोनों डांस करने लगे। खूब उछल उछल कर हंसते हंसते वे नाच रहे थे। नाच ने उनके मन प्रसन्न कर दिए थे। राहुल बोला, देखा, डांस करके मन कैसा अच्छा अच्छा हो जाता है। तुम रोज पार्क में आया करो, हम रोज डांस करेंगे और डांस करते करते ही हम अच्छा डांस सीख जाएंगे। प्रतिष्ठा ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई तो मम्मी को भी अच्छा लगा। अपने बच्चों को तो सभी खुश देखना चाहते हैं ना। जब जब राहुल अपने मम्मी पापा के साथ डांस का शो देखने जाता तो प्रतिष्ठा भी उनके साथ चली जाती। वे सब खूब आनंद से शो देखते रहते और घर लौटते हुए शो के बारे में ही बातें करते रहते। अक्सर शाम को राहुल और प्रतिष्ठा पास वाले पार्क में जाते और वहाँ खूब नाचते। इस तरह दोनों का व्यायाम भी हो जाता और वे खुश भी रहते। मन खुश होता तो अच्छे से पढ़ाई कर पाते थे, अच्छे नंबर लाते थे तो उनके मम्मी पापा भी खुश हो जाते थे। राहुल और प्रतिष्ठा की शक्ति सही दिशा में लग रही थी तो उल्टी पुल्टी बातें उन्हें सूझती ही नहीं थी कभी। न वे गुस्सा होते, न समय बर्बाद करते, न पैसा बर्बाद करते और न ही किसी को परेशान करते थे। स्कूल की सब टीचर भी उनसे खुश रहती थीं और वे स्कूल आते जाते बस में भी खूब
खुशी का वातावरण बना दिया करते थे। 2 बच्चे थे। बड़े का नाम था पूनू और छोटे का नाम था पाचू। पाचू को कहानी सुनना बहुत बहुत पसंद था। वह हमेशा मम्मी से कहता, कहानी सुनाओ। जब मम्मी काम कर रही होती तो कह देती, जाओ भैया से सुन लो कहानी। पूनू को यानी पाचू के बड़े भैया को तो मम्मी की तरह कहानी सुनाना आता नहीं था। वह कभी हाथी की कहानी सुनाने लगता, कभी खरगोश की कहानी सुनाने लगता, कभी बिल्ली की कहानी सुनाने लगता, कभी हिरन की कहानी सुनाने लगता, कभी पेड़ की कहानी सुनाने लगता, कभी कौओं की कहानी सुनाने लगता और कभी मोर की कहानी सुनाने लगता। लेकिन वह ठीक से कोई कहानी सुना नहीं पाता था। तो पाचू कहता, जाओ जाओ अपना क्रिकेट खेलने जाओ, मैं खुद सुना लूंगा कहानी। पूनू हंसता और कहता, तुम कहानी सुनाओगे तो सुनेगा कौन? मैं तो जा रहा हूँ खेलने। पाचू कहता, चले जाओ खेलने, मैं तो अपने खिलौनों को कहानी सुना लूंगा। फिर वह अपने खिलौने इकट्ठा करता और उन्हें ऐसे कहानी सुनाने लगता। एक घोड़ा था जो कमर मटका मटका कर चलता था। घोड़ा हर समय हंसता रहता था। हंसते हंसते उसका मुंह हर समय खुला रहता था। खुले रहने से उसके मुंह में साफ धूल चली जाती थी। उसके पेट में बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो गई। फिर एक दिन घोड़े ने आम खाया और गुठली उसके पेट में चली गई। फिर एक दिन उसके पेट में आम का पेड़ उग गया। घोड़ा हंसता रहा। तभी वहाँ गांधी जी आ गए। पाचू की कहानी मम्मी छुपकर सुन रही थी। वह हंसने लगी। पाचू ने कहा, हंस क्यों रही हो मम्मी? मम्मी बोली, घोड़े की कहानी में गांधी जी कहाँ से आ गए? पाचू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, गांधी जी तो राष्ट्रपति हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मम्मी बोली, गांधी जी राष्ट्रपति नहीं हैं, वे राष्ट्रपिता हैं। उनकी कहानियां दूसरी तरह की होती हैं। थोड़ा सा बड़े हो जाओ तब तुम समझ सकोगे। अभी तो तुम घोड़े की, हाथी की, हिरन की और चिड़िया की कहानी सुनाते रहो अपने खिलौनों को। मम्मी चली गई। पाचू फिर अपने खिलौनों को कहानी सुनाने लगा। पिगी बैंक का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह दुखी रहता था। उसने एक घर बनाया और बहुत सारे गुब्बारों के साथ अपने घर को बांध दिया। फिर उसने गुब्बारे उड़ा दिए। एक मोर ने जब चोर को देखा तो वह बोला, चोरी करना गंदी बात है, तुमको चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से अच्छा है मम्मी से मांग लो। पाचू को फिर मम्मी की हंसी सुनाई दी। उसने रूठ कर मम्मी से कहा, क्यों हंसी बताओ? मम्मी ने कहा, चोर कहाँ से आ गया कहानी में? तुम तो गुब्बारे से घर उड़ाने की कहानी सुना रहे थे। पाचू सोच सोच कर बोला, वो पिगी बैंक था ना, उसमें पैसे रहे होंगे, उनमें चोरी हो गई होगी। मम्मी हंस हंस कर लोट पोट हो गई। वाह रे मेरे पाचू, गुब्बारों पर बांध कर घर को हवा में उड़ा दिया, लेकिन वहां भी चोरी हो गई। 3 लड़कियां थीं। एक का नाम था श्वेता, दूसरी का अन्नी और तीसरी का नाम था झगड़ी। श्वेता और अन्नी एक ही क्लास में पढ़ती थीं। उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी और उनके पापा भी एक ही ऑफिस में काम करते थे। झगड़ी श्वेता की चचेरी बहन थी। श्वेता जितनी हंसमुख थी, झगड़ी उतनी ही झगड़ालू थी। अन्नी न तो श्वेता जैसी हंसमुख थी और न ही झगड़ी जैसी झगड़ालू। अन्नी
हर समय मुस्कुराती रहती और ठुमकती मटकती रहती थी। एक बार श्वेता के पापा श्वेता, झगड़ी और अन्नी को घुमाने के लिए ले गए थे। सफर का आनंद लेते हुए श्वेता हंसती और तालियां बजाती, अन्नी मुस्कुराती हुई, ठुमकती हुई, पलकें झपका झपका कर दृश्य देखती रहती। लेकिन झगड़ी तो न हंसती न मुस्कुराती, बस नाक सिकोड़कर, मुंह बिचकाकर इधर उधर देखती रहती। एक जगह उन्हें 2 सजे धजे बैल दिखाई दिए। उन बैलों को देखकर श्वेता ने हंस हंस कर ताली बजाई। लेकिन झगड़ी ने जैसे ही बैल देखे, वह एक ब्रश उठाकर गुस्से से उन्हें मारने के लिए जाने लगी। सब ने मिलकर उसे बड़ी मुश्किल से रोका। अन्नी सजे धजे बैलों को देखकर मुस्कुराती और पलकें झपका झपका कर ठुमकती मटकती रही। उसी तरह झगड़ी का गुस्सा देखकर भी चुपचाप मुस्कुराती और ठुमकती मटकती रही। फिर वे सब लोग घूमने के लिए दूसरी जगह चले गए। एक जगह उन्हें बहुत सुंदर तालाब दिखाई दिया, जिसमें बड़ी प्यारी प्यारी मछलियां तैर रही थीं। मछलियों को देखकर श्वेता ने खुशी से तालियां बजाईं और अन्नी मुस्कुराते हुए मछलियों को देखती रही। लेकिन झगड़ी को पता नहीं क्यों मछलियों पर भी गुस्सा आ रहा था। आगे बढ़े तो उन्हें फलों से लदा हुआ एक केले का पेड़ दिखाई दिया। श्वेता हंसती और ताली बजाती हुई बोली, मैं 4 केले लूंगी। इस पर अन्नी ने कहा, मैं तो 8 लूंगी। तभी झगड़ी चिल्लाने लगी, सारे केले मेरे हैं, सारे केले मेरे हैं, किसी को एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। एक दुकान में उन्हें 3 मूर्तियां दिखाई दी तो झगड़ी बोली, दोनों बड़ी मूर्तियां मैं लूंगी, तुम दोनों वह छोटी मूर्ति ले लो। उसकी बात सुनकर पास की दीवार पर बैठी 3 बिल्लियां हंसने लगीं। 3 देवियों वाली एक पेंटिंग झगड़ी को आश्चर्य से देख रही थी। दरवाजे पर खड़ी 3 महिलाएं उनकी बात सुनकर खड़ी की खड़ी रह गईं। 4 बच्चों वाली एक पेंटिंग देखकर झगड़ी बोली, मैं 4 बच्चे लूंगी। 4 बच्चों वाली एक और सुंदर पेंटिंग थी, उसे देखकर झगड़ी बोली, इसके 4 बच्चे भी मैं ही लूंगी। श्वेता के पापा यानी झगड़ी के चाचा ने 3 चिड़ियों वाली एक पेंटिंग खरीदी और कहा, इसमें से एक एक चिड़िया तुम तीनों की हैं। फिर 3 प्यारे प्यारे गमले खरीदे उन्होंने और उन्हें एक एक दे दिए। और फिर वे सब घर वापस लौट कर आने लगे। तभी उन्हें 3 घास वाली लड़कियां दिखाई दी तो अन्नी ने शर्माते हुए कहा, इनमें से भी हम एक एक लेंगी। इस बात पर श्वेता ताली बजा बजा कर हंसने लगी और झगड़ी ने गुस्से से मुंह चढ़ा दिया। 2 भाई थे, एक का नाम था सोम सिंह और दूसरे का नाम था मंगल सिंह। उनकी माँ भी साथ में थी और दोनों की शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार था। खेती के लिए भूमि बहुत कम थी, इसलिए वे दोनों भाई नौकरी की खोज में गांव से बाहर निकले। आसपास कहीं कोई काम मिला ही नहीं तो उन्हें बहुत दूर के शहर में जाना पड़ा। वहाँ काम तो मिल गया, लेकिन मालिक एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता था। दोनों भाइयों ने सोचा, काम करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, तभी घर जा सकेंगे। पैसा होगा तो अपने गांव में ही कोई काम कर लेंगे, छोटा मोटा व्यापार कर लेंगे। खाली हाथ जाना नहीं है और थोड़ा सा पैसा लेकर जाने से भी कोई फायदा नहीं। काम कोई भी करेंगे उसके लिए अच्छी पूंजी तो चाहिए ना।
इसी तरह दिन बीतते रहे। दोनों भाई बड़ी कंजूसी से रहते और पैसा इकट्ठा करते। उनकी पत्नियां गांव में खूब काम करती, लेकिन उनकी सास उनसे बड़ा बुरा व्यवहार करती थी। उन्हीं का उगाया हुआ अनाज उन्हें खाने को न मिलता। बुढ़िया दिन भर घर में रहती और बगीचे में घूमती। जो पका फल दिखता उसे चटपट खा डालती। बेचारी बहुओं को कभी फलों की सूरत देखने को नहीं मिलती थी। कई साल हो गए, तब सोम सिंह और मंगल सिंह ने अपने मालिक से कहा कि हमें अपने परिवार को देखे भी इतने साल बीत चुके हैं। आप हमें कुछ दिन की छुट्टी दे दो, नहीं तो हम अपने परिवार के लोगों को पहचान ही नहीं पाएंगे। हम उनकी सूरत भी भूल जाएंगे। हमारी बूढ़ी माँ बेचारी पता नहीं जीवित भी होगी या नहीं। मालिक भी मनुष्य ही था, आखिर उसे दया आ गई और उसने सोम सिंह और मंगल सिंह को 1 महीने की छुट्टी दे दी। वे दोनों भाई खुशी खुशी घर को चले। रास्ते में उन्होंने कुछ उपहार खरीदे। धन तो काफी था ही उनके पास। एक जगह उन्हें कुछ मुखौटे बिकते दिखे तो उन्होंने सोचा, चलो मुखौटे लगाकर अपनी अपनी पत्नी को पहले डरा दिया जाए, तब उपहार दिए जाएं। हंसी खुशी वे गांव में पहुँचे। घर जाने से पहले ही उन्हें उनकी पत्नियां मिल गईं खेत में। हाल चाल पूछे तो माँ का व्यवहार पता चला। उन्हें दुख हुआ। चारों लोगों ने मिलकर तय किया कि धन की मात्रा कुछ और हो तभी व्यापार शुरू करें। अभी नौकरी करके धन और इकट्ठा करें, लेकिन बहुओं की दुर्दशा, उसका क्या। फिर सोम सिंह और मंगल सिंह को तरकीब मिल गई। उन्होंने पत्नियों को डराने के लिए रखे मुखौटे ही उन्हें सबसे पहले दे दिए और कहा, तुम इन मुखौटों का प्रयोग करके हमारी माँ को डराना, बस उसकी सेवा में कमी न करना। तब वे दोनों बहुएं खेतों में काम करते हुए मुखौटा प्रयोग की योजना बनाती रहती। सोम सिंह और मंगल सिंह तो कुछ दिन गांव में रहकर फिर अपनी नौकरी पर लौट गए थे। कभी बड़ी बहू किसी पेड़ के पीछे मुखौटे लगाए खड़ी दिखती, कभी मुखौटाधारी छोटी बहू सास के आगे अचानक प्रकट होती। वे अजीब अजीब आवाजें निकालती और कहती, मैं खाती हूँ उस सास को जो तोड़े बहुओं के विश्वास को। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल, समझ न लेना बहू दबे। डायन वह जो बहू को सताए, बहू वही जो सेवा कर पाए। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल। ये जो चुड़ैल होती ना, मतलब मुखौटे वाली बहू, वह ऐसी लुका छिपी करती कि सासू माँ कभी समझ ही नहीं पाई रहस्य को। जिस दिन वह किसी बहू से दुर्व्यवहार नहीं करती, उस दिन उसे कोई चुड़ैल नहीं मिलती थी। जिस दिन भी वह किसी बहू के साथ खराब व्यवहार करती, चाहे बड़ी बहू से करे या छोटी बहू से, उसे कहीं न कहीं कोई न कोई चुड़ैल मिल जाती थी। बड़ी डरावनी सूरत वाली, डरावनी सी आवाज वाली, जो गाती रहती, मैं खाती हूँ उस सास को जो तोड़े बहू के विश्वास को। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल, समझ न लेना बहू दबैल। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल। डायन वह जो बहू को सताए, बहू वही जो सेवा कर पाए। मैं हूँ चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल, समझ न लेना बहू दबैल।